जख्म जो दिखते नहीं वही सबसे गहरे होते हैं। सारिका की कहानी किसी एक लड़की की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो हर दिन मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छिपाता है। यह उस समाज की कहानी है जो अब तक कमजोरी कहकर दर्द को नजरअंदाज करता आया। और यह उस भविष्य की कहानी है जहां हर आवाज सुनी जाएगी कि हल्की धूप में दिल्ली का आसमान धूल सा धुंधला था। सड़कों पर भीड़ अपनी अपनी मंजिलों की ओर भाग रही थी। उसी भीड़ में एक पतली सी लड़की भी तेज कदमों से ऑफिस की ओर जा रही थी। सारिका 22 साल की, सपनों से भरी आंखों वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। सारिका के पिता रेलवे में क्लर्क थे और मां गृहिणी। घर में 3 छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। B.Com के बाद उसने बड़ी मेहनत से एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की नौकरी पाई थी। घर वालों ने कहा था, अब जिंदगी बदल जाएगी बेटा, तुम्हें ही अब इस घर की रोशनी बनना है। सारिका के दिल में भी उम्मीदों के दीप जल उठे थे। वह चाहती थी अपने माता पिता को सुखी जीवन दे, भाई बहनों को पढ़ा सके और अपने दम पर कुछ बनकर दिखाए। लेकिन उसे क्या पता था कि यह ऑफिस जो उसकी नई शुरुआत का प्रतीक था, धीरे धीरे उसकी आत्मा को कुचलने वाला एक अंधेरा साबित होगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, नए प्रोजेक्ट, नए सहकर्मी और नए सपने। लेकिन कुछ ही हफ्तों में माहौल बदलने लगा। ऑफिस में उसका सीधा रिपोर्टिंग मैनेजर था राघव मेहरा, लगभग 38 वर्ष का, अनुभवी लेकिन घमंडी आदमी। शुरुआत में उसने सारिका की तारीफ की, उसके काम की सराहना की, लेकिन धीरे धीरे वह तारीफ टिप्पणियों में बदलने लगी। थोड़ा और स्मार्ट दिखो सारिका, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना भी तुम्हारा काम है। तुम्हारा बोलने का अंदाज बहुत सीधा है, थोड़ा और फ्रेंडली बनो। शुरुआत में सारिका ने इन बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ राघव की नजरें और शब्द दोनों असहज होते गए। वह देर तक उसे केबिन में रोकता, अनावश्यक काम देता और जरा सी गलती पर सबके सामने अपमानित करता। ऑफिस में और भी लोग थे, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कुछ कह सके। कुछ लोग तो मजाक में कहते, राघव सर का नया टारगेट मिल गया, और कुछ बगलें झोंकते हुए चुप रह जाते। हर दिन ऑफिस जाना सारिका के लिए युद्ध जैसा हो गया था। वह सुबह उठते ही मन में घबराहट महसूस करती, पेट में मरोड़ सा उठता और ट्रेन में सफर करते हुए हाथ कांपने लगते। लेकिन घरवालों की उम्मीदें और जिम्मेदारियां उसे पीछे नहीं हटने देती। राघव की प्रताड़ना अब और भी चालाक हो चुकी थी। वह उसे दूसरों के सामने जानबूझकर नीचा दिखाता, छोटी छोटी बातों पर रिपोर्ट्स फाड़ देता और कहता, तुम्हें कोई और कंपनी रखेगी भी नहीं, तुम यहाँ हो तो मेरी मेहरबानी से। सारिका रातों को रोती, तकिए में चेहरा छिपाकर। माँ पिता से कुछ नहीं कह पाती, अगर कहती भी तो वही जवाब मिलता, बेटा नौकरी का मतलब ही मेहनत और मुश्किल है, थोड़ा सह लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीत रहा था और उसके अंदर कुछ मरता जा रहा था, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और जीने की चाह। ऑफिस में अब कोई उससे बात नहीं करता था। उसे कमजोर और ओवर सेंसिटिव कहा जाने लगा। कुछ लोग तो राघव के डर से उससे दूरी बना लेते। वह लंच ब्रेक में अकेले बैठती, मोबाइल में किसी को कॉल करने की कोशिश करती, लेकिन स्क्रीन पर कोई नहीं लिखा रहता। उसकी डायरी के पन्नों पर अब सिर्फ एक ही वाक्य बार बार लिखा होता, मैं क्या इतनी बेकार हूँ। एक दिन राघव ने सबके सामने उसके प्रोजेक्ट को फेलियर कह दिया। वह डेस्क पर बैठी आंसू रोक रही थी, लेकिन आंखों से पानी टपक ही गया। पास बैठी सहकर्मी ने भी सिर घुमा लिया। उस शाम वह घर नहीं गई, नदी किनारे देर तक बैठी रही। ठंडी हवा के बीच उसने बहुत सोचा, क्या यही वह सपना था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की। रात के 12:30 बज चुके थे। घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन सारिका अपने कमरे में बत्ती बंद करके बिस्तर पर बैठी थी। तकिए पर आंसुओं के धब्बे थे और उसके हाथ में खुली डायरी थी। डायरी के पन्नों पर उसने आज फिर लिखा था, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी ही गलती है जो मैं चीजों को दिल पर ले लेती हूँ, शायद मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं। वह बार बार खुद को समझाती, सिर्फ एक नौकरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगले ही दिन जब वह ऑफिस के गेट से अंदर जाती, सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता। राघव अब खुलेआम उसका अपमान करने लगा था। एक सुबह मीटिंग में उसने सबके सामने कहा, ये रिपोर्ट कोई बच्चा भी इससे बेहतर बना देता। मुझे समझ नहीं आता, इस लड़की को किसने रखा कंपनी में। कमरे में सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारिका चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। अंदर से उसका दिल धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया हो। लंच ब्रेक में वह वॉशरूम में जाकर रोई। आईने में खुद को देखकर उसने फुसफुसाकर कहा, मैं इतनी बेकार क्यों हूँ। लेकिन सच ये था, वह बेकार नहीं थी, वह बस पीड़ित थी, और उस पीड़ा का कोई नाम नहीं था। कई दिनों तक चुप रहने के बाद एक दिन उसने हिम्मत जुटाई
और एचआर विभाग में शिकायत करने पहुंची। कांपते हाथों से उसने सब कुछ बताया, कैसे राघव उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, कैसे वह उसकी मेहनत को बर्बाद कर देता है, कैसे वह उसे नीचा दिखाकर उसका आत्मविश्वास तोड़ता है। एचआर अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, हमें खेद है सारिका, लेकिन राघव हमारे सीनियर मैनेजर हैं। शायद तुम उनके काम करने के तरीके को गलत समझ रही हो। तुम नई हो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। वह स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद थी कि कोई तो उसकी बात सुनेगा, लेकिन उसकी आवाज फिर दीवारों में गुम हो गई। उस दिन लौटते वक्त मेट्रो में खिड़की के बाहर देखती हुई वह खुद से सवाल कर रही थी, अगर न्याय की जगह भी मुझे ही गलत ठहराया जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊं? अब उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा था। वह रात को नींद की गोलियां लेने लगी थी। सुबह उठने का मन नहीं करता। कई बार ऑफिस के रास्ते में ही उसका मन करता कि ट्रेन से उतर जाए और कहीं दूर चली जाए, जहां कोई उसे न जाने न ढूंढे। घर पर वह मुस्कुराने की कोशिश करती ताकि माँ पिता को कुछ पता न चले, लेकिन माँ कई बार उसकी आंखों की थकान देख लेती और पूछती, सब ठीक तो है बेटा? हाँ माँ, सब अच्छा है। वह झूठ बोल देती, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब उसके अंदर जीने की इच्छा धीरे धीरे मर रही थी। एक दिन ऑफिस में राघव ने फिर उसकी रिपोर्ट सबके सामने फाड़ दी और कहा, तुम्हारे जैसे निकम्मों की वजह से ही कंपनी का नुकसान होता है। कल से मुझे इसका चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। वह रोती हुई बाथरूम में चली गई। वहां उसने खुद को आईने में देखा, वही चेहरा जो कभी सपनों और उम्मीदों से भरा था, अब बुझ चुका था। उस दिन वह ऑफिस से सीधे घर नहीं गई। वह शहर के सबसे ऊंचे पुल पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे बहती यमुना नदी को देखती रही। हवा तेज चल रही थी। मोबाइल बार बार बज रहा था। मम्मी का कॉल था, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसके होंठों से एक आखिरी शब्द निकला, अब दर्द नहीं झेलना। रात को पुलिस को एक अनजान लड़की का बैग पुल के पास मिला। बैग में मोबाइल, आईडी कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं हार गई, इस समाज से, इस व्यवस्था से और खुद से भी। लेकिन मेरी मौत को कमजोरी मत कहना। ये उन घावों का परिणाम है जो दिखते नहीं, लेकिन हर दिन मुझे अंदर से मारते रहे। सुबह जब सूरज उगा तो दिल्ली की सर्द हवा में एक अनजाना बोझ तैर रहा था। सारिका के पिता को जैसे ही पुलिस स्टेशन से फोन आया, उनके हाथों से चाय का कप छूट गया। आवाज कांपती हुई थी, क्या आप श्रीमती और श्री सिंह हैं? आपकी बेटी सारिका कल रात पुल से कूद गई। हमें उसका बैग मिला है। कमरे में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। माँ जमीन पर गिर पड़ी। छोटे भाई बहन चीखने लगे। पिता कुछ देर तक बुद्ध बने रहे, फिर अचानक बाहर भागे, जैसे यह सब झूठ हो। लेकिन यह झूठ नहीं था। पुलिस ने कहा कि उनका मानना है कि यह आत्महत्या है। हमने तो कुछ देखा ही नहीं। ऑफिस में अगले दिन सब कुछ अचानक रुक गया। लोग चुप थे, कुछ के चेहरे पर अफसोस, कुछ के चेहरों पर सिर्फ दिखावा। वो तो बहुत शांत थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकती है। राघव अपने केबिन में बैठा था, चेहरा सख्त और भावहीन, लेकिन अंदर कहीं उसे भी झटका लगा था। फिर भी उसने सबके सामने वही कहा, अगर उसने इतना ही प्रेशर महसूस किया तो बात कर लेती। अब इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? कंपनी ने औपचारिक रूप से एक ईमेल भेजा, हमें गहरा दुख है कि हमारी टीम की सदस्य सारिका अब हमारे बीच नहीं है। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। बस इतना ही। कोई माफी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। सारिका के घर में हर कोना अब उसकी यादों से भरा था। उसका कमरा वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। मेज पर अधूरी डायरी, खिड़की के पास रखा उसका पसंदीदा पौधा और दीवार पर टंगे सपनों के पोस्टर। माँ हर रोज उसकी तस्वीर के सामने बैठकर कहती, बता दे बेटा, हमने कहाँ गलती की? तूने हमें बताया क्यों नहीं? पिता ने नौकरी से छुट्टी ले ली। वो हर जगह दौड़ते रहे, पुलिस, कंपनी, अखबार, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, आत्महत्या एक व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें किसी की गलती नहीं। लेकिन क्या सच में गलती किसी की नहीं थी? पड़ोसी अब रोज आते और वही पुराने शब्द दोहराते। वो थोड़ी मजबूत होती तो बच जाती। आजकल के बच्चे जरा सी बात पर टूट जाते हैं। किसी ने नहीं पूछा कि वह जरा सी बात क्या थी। किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि मानसिक प्रताड़ना कैसी लगती है। जैसे हर दिन कोई धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खुरचता रहे और तुम बाहर से मुस्कुराते रहो। सारिका की माँ ने एक दिन पड़ोसी को रोककर कहा, आपने उसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह कैसी है। आप सबने सिर्फ देखा कि वह ठीक दिख रही है, पर उसके अंदर जो मर रहा था उसे किसी ने नहीं देखा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सारिका की डायरी उसके परिवार को दी। पन्ने पढ़ते हुए हर किसी का दिल कांप गया। उसने हर घटना को बारीकी से लिखा था। राघव के शब्द, एचआर की बेरुखी, सहकर्मियों की चुप्पी और अपनी बेबसी। एक जगह लिखा था, लोग कहते हैं कि आत्महत्या कायरता है, पर जो रोज मरता है वह क्या है?
हर अपमान, हर ताना, हर नजर मुझे रोज थोड़ा थोड़ा मारती रही। मैं अब थक चुकी हूँ। माँ ने डायरी को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, हमने तेरे आंसू नहीं देखे बेटा, हमें माफ कर दे। मीडिया ने 2 दिन तक इस खबर को दिखाया। युवा कर्मचारी ने मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर दी जान। फिर कोई और खबर आ गई और दुनिया आगे बढ़ गई। ऑफिस में नए लोग आ गए। राघव को थोड़े दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। फिर वही पद और वही रवैया। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ बदल गया। कुछ सहकर्मी अब दूसरों के दर्द पर ध्यान देने लगे। किसी के आंखों में आंसू दिखे तो रुककर पूछने लगे, सब ठीक है? सारिका अब नहीं थी, लेकिन उसकी चुप्पी ने एक सवाल छोड़ दिया था। क्या हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक कोई मर न जाए? सालों बाद भी सारिका की माँ हर साल उसकी बरसी पर एक चिट्ठी लिखती हैं और यमुना में बहा देती हैं। एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा, तेरी जिंदगी छोटी थी पर तूने हमें सिखाया कि जख्म हमेशा दिखते नहीं। अब मैं हर उस लड़की से कहती हूँ जो तेरी तरह चुप रहती है, बोलो, मदद मांगो। अगर कोई नहीं सुनता तो फिर भी बोलो, क्योंकि तुम्हारी जान किसी की निर्दयता से ज्यादा कीमती है। सारिका के पिता ने तय कर लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने वकील से बात की, कंपनी और राघव के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। पहले तो पुलिस ने टालने की कोशिश की। साहब, आत्महत्या में किसी को दोषी ठहराना आसान नहीं होता। लेकिन जब मीडिया ने डायरी के कुछ अंश छापे, तब प्रशासन भी हरकत में आया। मामला अदालत में पहुंचा। राघव को गवाही के लिए बुलाया गया। वह हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ आया और बोला, मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा, बस काम को लेकर सख्ती की। अगर वह इतनी कमजोर थी तो मैं क्या कर सकता हूँ? सारिका के पिता ने कांपती आवाज में कहा, कमजोर वो नहीं थी, कमजोर यह समाज है जो किसी की चुप्पी को समझता ही नहीं। आप जैसे लोग रोज मारते हैं, शब्दों से, नजरों से, व्यवहार से। मामला महीनों चला। अदालत ने अंततः राघव और कंपनी को मानसिक उत्पीड़न में लापरवाही का दोषी माना और मुआवजे का आदेश दिया। हालांकि पैसा किसी को वापस नहीं ला सकता था, पर यह फैसला सारिका जैसी हजारों आवाजों के लिए एक मिसाल बन गया। 3 साल बाद जब सारिका के पिता ने उसका कमरा साफ किया, उन्हें एक नोट मिला। शायद उसने आखिरी बार डायरी में कुछ लिखने की कोशिश की थी, लेकिन अधूरा छोड़ दिया था। उसमें लिखा था, मुझे डर नहीं लगता मरने से। डर इस बात का है कि मेरी मौत भी शायद किसी के लिए मायने नहीं रखेगी, लेकिन अगर मेरी मौत किसी और को बचा सके तो शायद यह जिंदगी बेकार नहीं गई। पिता ने वह पन्ना एक फ्रेम में लगाकर दीवार पर टांग दिया। हर सुबह उसे देखकर वो कहते, तेरी जिंदगी अधूरी नहीं थी बेटी, तूने उस चुप्पी को आवाज बना दिया जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था।